हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका CMA डिफाइन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, यह 10 क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक का ये मॉडल सेट नंबर 2 है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा जो इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन है उसी के मॉडल पर यह बनाया गया है। इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड VVI हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ये मूल्यवान है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ मैं डील करने वाला हूँ सब्जेक्टिव 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हाँ, टाइम लगे। ये चैनल मेरा नया है, मैं नया नहीं, मेरे पास ऑफलाइन में भी क्लास चल रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना गाइडलाइन के कारण अभी बंद है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी जहाँ पर भी हों अपने साथियों में, दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस लॉकडाउन के बंद में आपको थोड़ा दिन बाद बस आपके एग्ज़ाम की चंद ही दिन बचा हुआ है, लेकिन सरकार के आदेश कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अभी हमारी कोचिंग संस्थान बंद है। ऐसी बंदी के समय पर आप हमारे इस चैनल से जुड़कर आप अपनी मनचाही लाभ ले सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक ही हैं। तो बिना किसी लेट किए हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हम चलते आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपतन कोण आई आपतन कोण आई आपको अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 हो तो स्नेल के नियम से क्या होता है। देखिए, जब n/1 बोल दिया गया है तो ये sin i बटे sin r होगा, sin i बटे sin r होगा, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये स्नेल का द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विरल माध्यम से सघन, यदि आपका शीशा हो, कांच हो, तो इससे जाने वाले इसको ऐसे ना जाकर ये ऐसे जाता है ना, तो कोण छोटा हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिसटाइप हो गया, नीचे पड़ गया डी, अर्थात डी इज द राइट आंसर। हवा में प्रकाश की चल 3 लाख मीटर सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चल 2 लाख मीटर सेकंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एनजी का मान कितना होगा। देखिए एनजी का मान कितना हो जाएगा, एनजी का मान हो जाएगा आपको 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए मेरा सही है। जिस चीज़ को मैं किस तरह से बोलूँ, चूँकि वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 80 क्वेश्चन हैं, तो आप जैसे भी बोलेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मनुष्य में मृग संबंधित है, मनुष्य में मृग संबंधित पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपको उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य का मृग उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश सभी। तो देखिए ये स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, जो मिलकर आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पूरा करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसमें, जल से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टोसोम से। तो किससे निकलता है, ये निकलता है आपको जल से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 2/3 है, 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना होगा। तो जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखिए 4/3, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद है 2/3, के बट्टे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आपको 3। जिस हिसाब से 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, अर्थात ए डी इज द राइट आंसर।
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब क्या होगा? देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है, यानी कितना होता है? देखिए 90 डिग्री होता है। जब क्रांतिक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तभी पूर्णांतिक परावर्तन होता है, इसी को ही क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9 में है, दांत का मसूड़ा इनामिल दंत वलक, ये जो मनुष्य के ये शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, यही होता है इनामिल ही। किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो देखिए किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसकी बनी होती है? दांत का मसूड़ा कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य की 20 दांत 2 बार निकलता है। सोडियम क्लोराइड के जाली विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपको क्लोरो क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए इससे पहला सेट में भी आया था। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर होती है, और जबकि फार पॉइंट अनंत होता है, दूरबिंदु अनंत होता है। उसके बाद देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। जो अवतल लेंस को ऐसे बनाया जाता है, और इसका उपयोग होता है आपको क्या करने के लिए? इसे प्रकाश को अभिसारित करने के लिए होता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। तो देखिए संवेदी ग्राही तो कान भी है, आँख भी है, नाक भी है, और क्या है? ये दिमाग नहीं है। कौन नहीं है? दिमाग नहीं। संवेदी अंग कितना है? 5 है। कौन बच गया? एक तो त्वचा है, एक तो जीभ बच जाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इस ऑप्शंस के लिहाज से है। तो इस ऑप्शंस के लिहाज से कौन है? तो इस ऑप्शंस के लिहाज से आपको कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और इस ऑप्शंस के लिहाज से आपको सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? अपचयक, उपचयक, उपचयक तथा अपचयक दोनों सभी उत्तर सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा ये अपचायक होता है। देखिए यह क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अभिक्रिया को अनपचायक कौन है? देखिए अनपचायक, जो अपचायक हो गया तो अपचायक हो गया, तो अनपचायक कौन हो गया? तो इसमें देखेंगे कि इसमें एल्युमिनियम इधर भी है, एल्युमिनियम इधर भी है, ठीक है, यही इसको जाके उसके साथ जुड़ रहा है, अतः यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा अपचायक। 17 में देखिए, 17 में है, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा हुआ होता है आपको मेडुला से। मेरुरज्जु किससे जुड़ा रहता है? मेडुला से। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, एथाइलिन, एब्सिसिक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको इथिलीन, हाँ इथिलीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब तो जो वार्न सबसे अधिक विचलित होता है तो कौन होता है? सबसे अधिक विचलित, तब को पता है लाल जो है जो सबसे कम विचलित होता है, लाल सबसे कम विचलित होता है, और बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है। इसलिए मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है किसके साथ? धातु के ऑक्साइड में बदलकर, धातु का ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, या धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करने पर, विस्थापित करने पर। तो किसमें संभव है? यह संभव है धातु के ऑक्साइड को बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन बनाकर। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपको ये तो धातु है, तो धातु है, ये तो धातु है, तो एंटीमनी कौन है? उपधातु है जो पीरियोडिक टेबल में सीढ़ीनुमा आकार में बना हुआ है, जो सीढ़ीनुमा आकार में बना हुआ है। ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, गैलियम etc। तो नेक्स्ट देखने क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में कार्बन की गैस की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति है आपको 0.03%, जबकि भूपर पट्टी में 0.02%। सबसे अधिक वायुमंडल में है नाइट्रोजन, दूसरा स्थान है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन है 78% और नाइट्रोजन है 21%। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से गुजरता है जो वार्ण सबसे कम विचलित होता है। तो वह कौन है? तो जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन होता है? सबसे कम विचलित आपको लाल होता है और सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में नीचे अंदर की ओर पाए जाने वाले रंग बैगनी होता है, बाहर की ओर पाए जाने वाले रंग लाल होता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना या इसे ही दृष्टिपटल कहते हैं, वहीं पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? कौन सा वाट के मात्रक के बराबर नहीं है? देखिए, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? ये भी आपको वाट के समान है। वोल्ट एम्पियर भी है। ठीक है, एच स्क्वायर ओम भी है। जो नहीं है तो कौन नहीं है, ये भी स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो नहीं है, ये भी स्क्वायर ओम के बराबर नहीं है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, किस निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। देखिए, इंसुलिन के कारण आपको मधुमेह रोग होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, एस्ट्रोजन ये एक जनरल हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ठीक है, देख रहे हैं 27 के पास कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्र का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था। इसीलिए आपको न्यूक्लियस शब्द का प्रतिपादन या शुरुआत रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1831 ईस्वी में किया था। उसका नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका कि मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? आपको बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है सिनेप्टिक दरार्स। ठीक है, या सिनेप्स भी बोला जाता है, सिनेप्टिक दरार्स या सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम एल्डिहाइड है, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है, ये तो इमाइन है, और यही आपको क्या हो गया? यही आपको क्वेश्चन बी हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद है, जिसमें एक सिग्मा एक पाई अबंध है, दो सिग्मा एक पाई है। इस प्रकार क्या दोनों पाई है, यह दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। इस प्रकार यदि देखेंगे तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, किसमें? एथिलीन में। एथिलीन C2H2 ये है आपको एथिलीन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड इसमें उपलब्ध है।
आगे को देखते हैं, ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन। डियर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इतना ही को जरूर देखिए, समझिए, आपके लिए एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। ईथेन में आपको सहसंयोजक बंधन है। नंबर नेक्स्ट को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, स्त्री के मूत्र जनन नलिका का रोग ट्राइकोमोनियसिस से किसके कारण होता है। ये किसके ट्राइकोमोनियोसिस है, यह है आपको वायरस जनित रोग। स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियोसिस, ये मूत्र जनन जनित रोग है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर, वाल्टमीटर, वोल्टामीटर या मोनोमीटर। तो क्या बोला जाता है, आपको धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 1 वोल्ट आपको जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए कि आपको विद्युत धारा, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, तब को पता होना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को परसा क्रम में। ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। दैट्स मीन ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में देख रहे हैं हम कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को कौन सा पद निरूपित नहीं करता है, तो ये है आई आर स्क्वायर, वी आई या वी स्क्वायर आर। तो इसमें से कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा निरूपित जो नहीं करती है, वो हो जाएगा ए, आई स्क्वायर आर इसको निरूपित नहीं करती है। उसका देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण, या आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर आपको क्या होगा, यानी कि इधर जाने पर क्या होगा, तो इधर जाने पर आपका होता है, देखिए ये हो जाता है, इनके परमाणु का आकार घटता चला जाता है। बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता चला जाता है। उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आबंध बनाने में धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत का क्या होता है, धातु क्या, आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो किस में होती है, ये धनात्मक होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उससे धनात्मक होगा ही। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वल्बिया भाग, वाइसेन, योनि, ग्रीवा, सर्विक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनमें से कौन स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय हैं, तो ये हो जाएगा योनि। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि पुरुष के शीर्षण का शिखर भाग कहलाता है। शिखर भाग क्या कहलाता है, ये ग्लांस कहलाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, पुरुष का मिथुन अंग क्या कहलाता है। पुरुष का मिथुन अंग क्या कहलाता है, शीर्षण कहलाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि आपको चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा क्या होती है। चुंबक द्वारा धारावाही चाल पर लगाई गई बल कैसा होती है, आपको फेलेबिंग के वाम हस्त नियम अनुसार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में कि विद्युत मीटर विद्युत मोटर की क्रिया पर आधारित होती है। तो विद्युत मोटर की क्रिया दो बातों पर आधारित होती है,
नहीं सॉरी, इसमें आर्मेचर के घूर्णन पर ही ये चलता है। क्या चलता है? आर्मेचर के घूर्णन पर, यानी कि आपको सी राइट हो गया। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के पास। डियर सबको थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ यदि भी चाहिए तो अभी हमें बोलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। विद्युत चुंबक होता है स्थानीय चुंबक या अस्थायी चुंबक या बोथ होता है। तब को पता चलता है कि आपको जो होता है विद्युत चुंबक होता है अस्थायी होता है, क्योंकि जब उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करना छोड़ देंगे तो चुंबकत्व का काम करना भी छोड़ देगा। डायनामो का सिद्धांत पर आधारित होती है। डायनामो किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। विद्युत चुंबक के प्रेरण पर डायनामो आपको प्रेरित होता है। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत चुंबक की प्रेरणा पर ये आधारित रहता है। नेक्स्ट नंबर 48 के पास आ गए हम और देखते हैं 48 में नर युग्मक कहलाते हैं। तो नर युग्मक कौन कहलाते हैं? यानी कि पुरुष। नर युग्मक कौन कहलाते हैं? आपको शुक्र अणु, ये आपको नर युग्मक कहलाता है। मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा में बोला गया है तो देखिए शुक्र वाहिका ही होगा, क्योंकि शुक्र वाहिका तो ये पुरुष का है। ठीक है, ये किसका है? पुरुष का है। अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं आप, जीन की रासायनिक संरचना। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है, ये इनमें से सभी है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीएनए हो जाएगा। जीन का रासायनिक संरचना डीएनए कहलाएगा। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर में है कि 51 में है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? तो कौन पाए जाते हैं? एडेनिन, साइटोनिन, गुआनिन, थाइमिन, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन, गुआनिन एंड थाइमिन, ये चारों पाए जाते हैं। आपको किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्या हो गया? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है जिसे आप दोबारा नवीन करके प्राप्त कर सकते हैं? तो है सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला तो है नहीं, पेट्रोलियम तो है नहीं, प्राकृतिक तो गैस तो है नहीं। अब चलते चलते सौर पैनल बनाया जाता है, जो अनेक अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, सौर सेलों को संयोजित करके, सौर जल उष्मकों को संयोजित करके, सौर केंद्रों को संयोजित करके। तो किसको करके किया जाता है? सौर जल उष्मकों को संयोजित करके यहाँ पर आपको जहाँ पर आसानी से आपको सोलर पैनल लगाया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है, नरोरा नदी के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपको ये हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आपको 1 MV के पवन ऊर्जा के लिए, मेगावोल्ट ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितने हेक्टेयर ज़मीन चाहिए? तो कितनी हेक्टेयर चाहिए? ये तो चाहिए आपको 2 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर ज़मीन पर पवन ऊर्जा जनित्र लगाएंगे तो हम 1 मेगावाट बिजली प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिससे हमको मलेरिया होता है, तो स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा? ये तो गंदे जल हो जाएगा, है ना, जबकि मादा एडिस साफ जल से फैलता है। तो नेक्स्ट क्यों चलते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है?
बिल्कुल मैंने जो बोला वही हो गया। ये अगले क्वेश्चन था जो साफ जल से हो जाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 में है जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। अपचायक, औपचायक या औपचायक अपचायक दोनों, यह सभी गलत हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, तो उस समय कैसा था, आपको अपचायक था। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, अपचायक था। नेक्स्ट देख रहे हैं कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसमें हो जाएगा आपको हाइड्रो। ठीक है, किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में देख रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात 3:1 होता है। ये 2:1 होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। 61 में देख रहे होंगे कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को आपको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं किसको, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होता है। ये चूना गठन के अभिक्रिया को चूना पत्थर को ऊष्मा देने वाले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसा अभिक्रिया बोला गया, ये बोला गया वियोजन अभिक्रिया। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 में है कि डीएनए का निर्माण किन से हुआ है। डीएनए का निर्माण किन से हुआ है, तो डीएनए का निर्माण यदि पूछी जाए तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार होता है। और क्या हो जाता है आपको, नाइट्रोजन क्षार हो जाता है। दैट्स मीन आपको बी सही होगा। उसका है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला करते हैं। घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, गधा, हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको घास, बकरी तथा मानव। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो बकरी, गाय तथा हाथी। ठीक है, जो कितनी हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, ये मैंने बी को सी कह दिया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं। तो कौन करते हैं, जो बाजार जाते समय बाजार जाते समय कपड़ों की थैला लेता है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखों का स्विच बंद कर देता है, स्कूटर पर जाने के लिए बाजार विद्यालय पैदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देख लीजिए कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेना चाहिए, जो सही है। कार्य समाप्त होने के समय लाइट बल्ब तथा पंखे को स्विच बंद कर देना, जो भी सही बात है। स्कूटर पर जाने के लिए बाजार जाने पर विद्यालय पैदल भी जाइए, तो अर्थात तीनों सही है, तो फैक्ट डी सही है। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं कैसा होता है, तो कैसा होता है, यह धुआं आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है। 66 में देख रहे हैं
श्वसन किस क्रिया की अभिक्रिया है? तो क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? ये सीधा सीधी देख लीजिए कि श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाते हैं आपको, ये कहा जाते हैं वियोजन अभिक्रिया। कि जब एक एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, इसे ही वियोजन, ये अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 68 में, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद, क्या बोला गया, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो देखिए NO2 और O2 ऑक्सीजन, O2 भी नहीं, N2 भी नहीं, NO2 भी नहीं, सीधे नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्साइड। नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ये निकल, फिर से एक बार क्वेश्चन जान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 70 नंबर में देखने डियर्स, यदि थोड़ा सा वीडियो सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन, किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? अरे पेड़ पौधे पहली, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में, उपभोक्ता, तो देखेंगे कि उपभोक्ता देखिए क्या हो गया कि जो उत्पादन करता है उसे उत्पादक, प्रोड्यूसर कहते हैं। जब एक नंबर घास को खाते हैं तो क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसको खाने वाला हिरन को जब खाते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता। और इसे मांसाहारी आपको उच्च श्रेणी के लोग भी खा जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जंगली जानवर आपको ऐसा हो जाएगा उपभोक्ता श्रेणी के प्रथम नंबर में आते हैं। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाली पदार्थ है। तो कौन जैविक अपघटन द्वारा पदार्थ होने वाले हैं? आपको यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से सूखे घास फूस है, पॉलीथीन है, रबड़ है, प्लास्टिक है। तो होने वाला सिर्फ सूखे घास फूस है, बाकी तो सब आपको अनाक्सीकारक पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या है। 72 में है कि साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया है। तो यह घटना आपको से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? कि मिदनापुर बंगाल से। कि साल वृक्षों के वन लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया है। कौन हो गया? मिदनापुर बंगाल। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो जस्ट ये वीडियो मेरा खत्म होने के कगार पर आ गया है, आप इसे थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देख लें। वन के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अति संचरण ये भी हो ही रही है। तो क्या हो गया यहाँ पर 73, तो अतिचरण खनन, तो इनमें से सभी डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं 74 में देखिए कि दांत का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब दांत के पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब पीएच का मान 14 से कम होता है, पीएच का मान 55 से 5 से कम होता है, या जब मुंह के पीएच मान 8 से अधिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपको सी हो जाएगा, चूँकि पीएच मान 5 से कम ही होने से हो जाता है ऐसा। उसका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 में देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35 और इतना 79.89 है, 79.9 है और 126.9 है। यह कौन सा समूह कहलाता है? देखिए जब
आपको ये त्रिक कहलाता है और उसके बीचों बीच ये पाए जाने वाला ये एवरेज में होता है। तथा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या कहलाता है? ये त्रिक समूह कहलाता है। देखते हैं नंबर नेक्स्ट में, तत्वों के आवर्त सरणी को प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो डाबेरेनर, मोसले, मेंडलीफ और न्यूलैंड्स। देखिए प्रारंभिक विकास, तो देखिए प्रारंभ में आपको मेंडलीफ ही बनाया था, डाबेरेनर ने भी किया था, न्यूलैंड्स नास्टक नियम दिया था, डाबेरेनर स्ट्रिक नियम दिया था, मोसले ने तो बनाया ही है। लेकिन मेंडलीफ ने जो पीरियडिक टेबल रूप में बनाया था, तो मेंडलीफ ने ही बनाया था। नंबर नेक्स्ट है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर तक खड़े स्तंभ को क्या कहा जाता है? ठीक, इसे क्या कहा जाता है? ग्रुप, समूह। ठीक है, खड़ी होकर रहता बोला जाता है कि क्लास में खड़ा होना पड़ता है, अर्थात खड़ा लकीर सब आप समझ लीजिएगा, वहीं पर आपको क्लास से तो हॉरिजॉन्टली सब आपको क्या हो जाएगा। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो कौन पाया जाता है? आपको पाया जाता है पेप्सिन। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, सहभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाता है? ये मृतजीवी होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डियर्स, आप इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी लगे, ठीक है, वैसे मैं भी रात में बना रहा हूँ तो थोड़ा आपको सुनने में ये दिक्कत भी लगती होंगी, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर से आपको नए वीडियो के लिए और हमें कैसे चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताएंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही मेरी आवाज़ और जिस तरह से जैसा लगता हो, लेकिन क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे एक बार दो बार, और इससे बाहर किसी भी सूरत किसी भी हालत में इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? यह एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? यह एक हार्मोन है। तो डियर्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।